हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, आई होप आप सभी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेट हो रहा है आपके एग्ज़ाम में, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी आपका होगा। तो आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। आज क्लास आप सबकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की जो क्लास है वो एक, मैं कह सकता हूँ, मिनी मैराथन की क्लास है। इसमें कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम अकाउंट से देखेंगे, टैक्सेशन से देखेंगे, एंड कुछ क्वेश्चन आपका इसमें कंप्यूटर्स के भी रहेंगे। ये दो पोर्शन आपके लगभग बिहार बिजली विभाग और बिहार लेखपाल दोनों के लिए कॉमन है। और प्लस बिहार पंचायत का भी क्वेश्चन हम देखेंगे, जो बिहार लेखपाल में ही आएगा, बिहार बिजली विभाग में नहीं आएगा, लेकिन बिहार पंचायत के भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। और इन सब के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आज हम पूरा देखेंगे। तो एक तरीके से ये मिनी मैराथन है आपका, ठीक है। और जैसा सटीक, जैसा आपका पेपर में जैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन बने रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ये हमारे से अकाउंटेंट हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अकाउंटेंट की वैकेंसी हो, यूपी पीसीएल की वैकेंसी हो, राजस्थान जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी हो, या बिहार लेखपाल, बिहार बिजली विभाग, बिहार लेखपाल तो पहली बार होने जा रहा है, बिहार बिजली विभाग की इससे पहले वैकेंसी आई है। तो ये सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपडेट दे दूँ। देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप एक कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉमर्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके एग्ज़ाम में आता है और यही आपके सिलेक्शन को पूरा करता है, क्योंकि अदर पोर्शन तो आप साल भर पढ़ते रहते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जीके जीएस हो, ठीक है। आपको मेहनत सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पे करना है। तो एज ए कॉमर्स स्पेशल क्लास आपकी चल रही है हमारी एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी स्टूडेंट जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे बिहार बिजली विभाग के हों या लेखपाल के स्टूडेंट हैं, दोनों के बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपकी ये क्लासेस चल रही है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको ये ऐप मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है उसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा। सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन वहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे आपका बैच मिल जाएगा। मिनिमम फीस के साथ आपको ये सारी क्लासेस, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज़, मैराथन क्लास और वीकली मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इस बैच में। तो बैच से जल्दी ज्वाइन होइए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी सिलेबस वाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आज की क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कैरिज पेड ऑन गुड परचेज। कैरिज पेड ऑन गुड्स परचेज। अब कैरिज मतलब क्या होता है? कैरिज मतलब होता है परिवहन, ठीक है। परिवहन व्यय मतलब अगर आप गुड्स वगैरह खरीदने जा रहे हैं, माल वगैरह खरीदने जा रहे हैं, तो आने जाने का किराया भाड़ा आप देंगे कि नहीं देंगे? तो यही होता है आपका परिवहन में, मतलब किराया भाड़ा। किसी भी सामान को खरीदने के लिए जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं वो आपका कैरिज होता है, ठीक है। कैरिज इनवर्ड होता है, कैरिज आउटवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब माल बाज़ार से अपने गोदाम में लाने के लिए हम एक्सपेंसेस दे, परिवहन पे जो पैसा खर्च करते हैं उसे बोलते हैं। और अपने गोदाम में तैयार माल को हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो भाई तब भी गाड़ी भाड़ा का किराया वगैरह हम देंगे, तो वो होता है कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। तो खरीदे गए माल पे जितना भी मैंने परिवहन व्यय किया है वो किस तरीके का एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो एक्सपेंसेस है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, प्रत्यक्ष व्यय में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर क्यों आएगा, तो मैं आप सबको बता दूँ। जैसे आप मान लेते हैं एक LCD TV आप लेने जाते हैं, ठीक है, आपने लिया 25,000 का, ठीक है, 25,000, और प्लस इसमें आप उन सभी खर्चों को भी ऐड करेंगे कि आप मार्केट से अपने घर तक लाने के लिए आपने 200 रुपये किराया भाड़ा भी दिया, तो आप सीधा सीधा यही कहेंगे ना कि मेरा 25,200 का पड़ा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे 25,200 का मेरा पड़ा है। तो ये आपकी गुड्स की लागत में ऐड होता है, ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपकी गुड्स की लागत में ऐड होता है। और इसे ही हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो माल को खरीदने समय, ठीक है, खरीदते समय जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट पे करते हैं, ठीक है, गुड्स वगैरह परचेज करते समय, रॉ मटेरियल खरीदते समय, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा, क्योंकि हम गुड्स खरीदते समय ही हमने कैरिज जो एक्सपेंसेस हैं इसको मैंने पे किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष व्यय मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डिटेल में देखिए, खरीदे गए माल पर भुगतान किया गया परिवहन व्यय जो होता है कैरिज, ठीक है, कैरिज एक्सपेंसेस या कैरिज पेड ऑन द गुड्स परचेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा। अब यहाँ डिटेल में देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपकी वे लागतें आती हैं, उन वे सभी कॉस्ट इसमें ऐड किए जाते हैं जो सीधे तौर पर हम कोई भी प्रोडक्ट या उत्पाद को खरीदते हैं या माल की खरीदारी से जुड़ा होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम जाके जो भी माल खरीदते हैं उससे उसमें जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आता है वो सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके आते हैं, ठीक है। और वही क्या, माल अगर मैंने खरीदा तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और भी जितना उसी समय जितने खर्चे होते हैं वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो सीधे तौर पर उत्पाद या माल की खरीदारी से आपका होता है। माल को खरीदने में जो भी परिवहन खर्च आता है, कैरिज एक्सपेंसेस जितने भी आपके आते हैं वह उस माल की लागत में ऐड होता है, उस गुड्स के कॉस्ट में वो ऐड हो जाता है, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया। तो ये सीधे तौर पर उस गुड्स की खरीदारी के साथ इसे भी जोड़ा जाता है। तो ये हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर है या? देखिए अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को बेचने के लिए हम जो खर्च करते हैं। जैसे माल हमारा तैयार हो गया, गुड्स तैयार हो गया, हमने रॉ मटेरियल लेकर आया और गुड्स तैयार हो गया 10 दिन के अंदर, अब हम उसे मार्केट में सेल करेंगे। तो मार्केट में सेल करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कराएंगे ना, तो एडवर्टाइजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका आएगा। फिर माल आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आप 4 व्हीलर लेंगे, 2 व्हीलर लेंगे, जितना फ्यूल का खर्चा आएगा, या 4 व्हीलर अगर आपने किराए पे लिया है, किराए का खर्चा आ गया, रेंट पे आपने लिया है, तो ये सभी खर्चे आपके ऐड होते हैं। ये सभी खर्चे आपके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे देखिए ऑफिस का किराया, जैसे जो बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं उसका जो किराया आएगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा, ठीक है, जो किसी उत्पाद से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि आपके बिजनेस से तो कनेक्टेड है। तो ये सभी खर्चे आप ऐड करोगे कि नहीं करोगे भाई। अगर आप 1000 10,000 रुपये मान लेते महीने का सेल कर रहे हैं आप, तो आप सबसे पहले माल की लागत ऐड करेंगे, फिर आप कितना अदर एक्सपेंसेस आए उन सभी को ऐड करेंगे, अपना रूम का किराया भाड़ा हर एक चीज़ वो ऐड करेंगे, बिजली का बिल चार्ज करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। बिजली का बिल हो गया, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा। तो ये सभी सीधे तौर पर ये आपके माल की लागत से इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके जो गुड्स की कॉस्ट है उससे इनका लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में होते हैं। तो ये सभी एक्सपेंसेस आपके क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होंगे, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे ये खर्चे क्या होते हैं, विक्रय की प्रक्रिया मतलब सेलिंग से संबंधित होते हैं ये सभी एक्सपेंसेस। सेलिंग, हम अपने मार्केट में अपने गुड्स को सेल करने जाते हैं तो ये सभी एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें हम विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, कर्मचारियों को हम सैलरी वगैरह देते हैं, तो ये सभी आपके आएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये हमारे बिजनेस के ही खर्चे होते हैं, जो डेली बेसिस में हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली बेसिस पे खर्च करते हैं, जितना डेली बेसिस पे हम एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं, ये सभी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके व्यवसाय संचालन से जुड़े रहते हैं, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने से जुड़े रहते हैं। जैसे बिजनेस आपका कैसे चलेगा, आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप करेंगे, प्रशासनिक खर्च करेंगे, ठीक है। इन सब के साथ साथ सैलरी वगैरह अपने एम्प्लॉय को देंगे, तो ये सभी खर्चे आपके लगेंगे कि नहीं लगेंगे आपके बिजनेस में। तो ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो सीधे ये भी गुड्स के कॉस्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गुड्स के कॉस्ट पे मतलब गुड्स खरीदते समय हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर। और बाकी इन सबको भी मैंने क्लियर कर दिया, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण आपका क्या होता है, व्हाट इज़ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये कैसा स्टेटमेंट होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि बैंक का ही स्टेटमेंट होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर आपने अच्छी तैयारी की है, ठीक है, पढ़ा हुआ है 1-2 बार, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से, तो आपको मालूम होगा। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, पहले मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिए। जैसे क्या होता है, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, ठीक है, बैंक हमें ब्याज देता है। बैंक से हमने कभी ओवरड्राफ्ट कराया, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है, हमारी सिविल अच्छी थी, बैंक ने हमें उधार दे दिया ओवरड्राफ्ट के थ्रू। बैंक से जितना भी मैं चेक वगैरह इशू कर रहा हूँ बैंक को पैसा निकालने के लिए, बैंक एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है। तो बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन मैं बैंक से करता रहता हूँ। तो बैंक मुझे क्या देता है, बैंक उसके बदले में मुझे एक पासबुक देता है, जिससे मैं अपनी सारी एक्टिविटी को पता कर सकूँ कि बैंक में मेरे कितने पैसे हैं, कितना मैंने इस मंथ में निकाला है, कितना जमा किया है, ब्याज कितना मिला है, या अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो कौन सा कस्टमर ने मुझे पे किया है,
हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पे किया है, तो उसके लिए मेरे पास एक बैंक पासबुक होता है। जो कौन मैनेज करता है, हम लोग नहीं मैनेज करते हैं, वो बैंक मैनेज करता है, बैंक का कैशियर मैनेज करता है, ठीक है, बैंक वाले उसे मैनेज करते हैं। बस ये है कि पासबुक हमारे पास रहती है, ठीक है। और दूसरा होता है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, जैसे अगर मेरा बिजनेस है तो मैं कैश बुक एक अपना, कैश बुक मतलब हमारी एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अपने कैश कैश देखिए, आप बिजनेस करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है, पैसा नहीं कमाएंगे तो बिजनेस करना आपके लिए क्या है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो हम डेली बेसिस पे कैश इंपॉर्टेंट होता है भाई। पैसा 1 पैसा हो चाहे 10 पैसा, सॉरी, चाहे 100 रुपीज़ हो या 1000 रुपीज़ हो, एक एक रुपया बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने कैश पे नज़र बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपना कैश बुक तैयार करते हैं। जितना बिजनेस में आपके पैसा जा रहा है, जितना बिजनेस में आपके पैसा आ रहा है, आप खुद रिकॉर्डिंग करते हैं, या अगर आपने अकाउंटेंट रखा हुआ है तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है आपके कैश बुक में, ठीक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में नगद वही बोलते हैं। तो ये बुक आप मेंटेन करते हैं, आपके बिजनेस में मेंटेन किया जाता है, आपका अकाउंटेंट मेंटेन करता है। अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, देखिए बहुत बार क्या होता है, हमने बैंक में या हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और अभी हमने कैश बुक में नहीं चढ़ाया, तो हमारे बैंक पासबुक में और हमारे कैश बुक में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, पैसे का डिफरेंस आएगा। तो उस डिफरेंस को मतलब हटाने के लिए या उस डिफरेंस को कम करने के लिए, ठीक है, या उस रेफरेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जैसे बैंक आपके अकाउंट में क्या कर दिया, ब्याज आपको दे दिया पूरे साल भर का, बैंक वाला बताएगा आपसे, मैसेज अगर आपके मोबाइल में जाएगा तभी पता चलेगा, वरना आपको नहीं मालूम चलेगा। तो बैंक ने मान लेते हैं 500 रुपये आपके अकाउंट में ब्याज उसने चढ़ा दिया, 500 नहीं, मान लो 2000 रुपये उसने आपके अकाउंट में ब्याज दे दिया, ठीक है, मार्च के एंड में, और आपके कैश बुक में अभी वो एंट्री नहीं हुई है। तो जब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है तो कैश बुक का अलग बैलेंस बताएगा, पासबुक का अलग बैलेंस बताएगा, ठीक है। जैसे आपके अकाउंट में मान लेते हैं 10,000 रुपये है, बैंक वाले ने 1000 रुपये आपको इंटरेस्ट दे दिया, तो आपके अकाउंट में कितना हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है, आपके पासबुक में मतलब बैंक में। और अभी आपके कैश बुक में कितना रहा होगा, जब आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि बैंक ने ब्याज दिया है, तो आपके कैश बुक में 10,000 शो कर रहा होगा। तो हमारे इसमें बैंक पासबुक और कैश बुक में 1000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी 1000 के डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, और इसी को मैनेज करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। समझ में आ गया या? तो देखिए, बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए कैश बैलेंस और कैश कंपनी के कैश बैलेंस के बीच में जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, उसको समेटने वाला जो विवरण होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपका होता है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब ये डिफरेंस क्यों क्यों आता है, कौन कौन सा रीज़न, मैंने तो एक ही रीज़न बताया, वही कस्टमर वाला और ब्याज वाला मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे और भी मैं रीज़न बता देता हूँ कि क्यों हमारे बैंक पासबुक और हमारी कैश बुक में डिफरेंस आता है, ठीक है। ये चैप्टर अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लगभग सभी एग्ज़ाम में आपसे इससे एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपके एजुकेशनल चैनल पर मैंने करा रखा है, ठीक है, इसी एजुकेशनल चैनल पे मैंने करा रखा है इसका न्यूमेरिकल्स। आप लोग वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में वहाँ से आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, बैंक द्वारा चार्ज किया गया शुल्क, जैसे बैंक हमें बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक हमें एटीएम की सुविधा देता है, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है, बैंक हमें नेट बैंकिंग की सुविधा देता है, ठीक है, बैंक हमें इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देता है, बैंक हमें चेकबुक की सुविधा देता है। तो बहुत तरीके की सर्विसेज बैंक हमें देता है। तो क्या वो अपना पैसा नहीं लेगा ये सर्विसेज देने के लिए? कुछ ना कुछ तो चार्ज वो लेगा ही लेगा, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये इतनी सेवाएं हमें देता है, इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बैंक जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है उसका कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस हमसे लेता है। जैसे अगर आपने एटीएम वगैरह यूज़ कर रहे होंगे आप, तो साल भर में कम से कम मेरे हिसाब से 350 या 300 रुपये आपका कट जाता होगा आपके अकाउंट से, ठीक है। एटीएम चार्जेस लिखकर मैसेज आता होगा आपके मोबाइल पर, या पर मंथ मेरे हिसाब से अब तो बढ़ गया होगा, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है, काफ़ी बढ़ गया है सर्विसेज। जैसे आप बैंक एटीएम से पैसा वगैरह भी निकालते हैं, 3 बार से ज़्यादा निकाल लिए, तो बैंक वाला एटीएम की सुविधा आपको दे रहा है ना। आपने 3 बार से ज़्यादा पैसा निकाल लिया किसी अदर बैंक अकाउंट से, बैंक के एटीएम से, तो बैंक 25 रुपये आपसे चार्ज लेता है। भाई लेगा ही, क्योंकि उसकी पॉलिसी है, उसका रूल है। तो बैंक जब ये सभी सर्विसेज के चार्ज वगैरह काट लेता है हमारे अकाउंट से, तो बैंक ने तो अपना अकाउंट मैनेज कर लिया। पासबुक में उन सभी मतलब जो भी चार्ज उसने काटा है उसने क्या कर दिया, हमारे पासबुक में उसने कम कर दिया उतना। जैसे बैंक ने मान लेते हैं 250 रुपये एटीएम का मेरे अकाउंट से काट लिया, माइनस कर लिया। अब मेरे अकाउंट में मान लेते हैं कि टोटल मिला के 8,500 रुपया है, ठीक है, क्योंकि बैंक ने 250 रुपया काट लिया। लेकिन हमें मालूम नहीं है ना, क्योंकि बैंक ने काट लिया तो बैंक पासबुक में कम हो गया होगा बैलेंस, लेकिन हमारे कैश बुक में अभी भी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है 250 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा,
ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है बैंक पासबुक और आपका कैश बुक में डिफरेंस आने का। ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है या बहुत सारे कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर देते हैं, हमारे कस्टमर, ठीक है, डायरेक्ट हमें पे कर देते हैं। तो बैंक में उन्होंने जमा कर दिया लेकिन हमारे कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है, इस वजह से हमारे बैंक पासबुक और हमारे कैश बुक में डिफरेंस आता है। ठीक है। बैंक द्वारा ब्याज जमा किया जा सकता है या ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा की गई राशि खाते में अगर पैसा उसने जमा कर दिया तो जिसका उल्लेख हमारे कैश बुक में नहीं है, इसीलिए डिफरेंस आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए चेक प्रेजेंटेशन क्लियरिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने जिस भी सप्लायर से मैं माल खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, मैं उसे 1 लाख का चेक मैंने उसे दे दिया, 1 लाख रुपए का चेक। अब वो सप्लायर पैसा लेने गया ही नहीं बैंक में, चेक लेकर गया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जब मैं पे कर दूंगा, मैं जब पे कर दूंगा अपने सप्लायर को, तो मैं अपने कैश बुक में क्या करूँगा, -1 लाख कर दूंगा। भाई मैं अपने कैश बुक में 1 लाख कम कर दूंगा ना, 1 लाख बैलेंस कम कर दूंगा, भाई मैंने पे कर दिया। लेकिन अभी वो बैंक गया ही नहीं, तो हमारे बैंक अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं हुई, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है हमारे कैश बुक में 1 लाख रुपया माइनस शो कर रहा है, लेकिन हमारे बैंक पासबुक में अभी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो 1 लाख का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, और यही डिफरेंस मतलब आता है हमारे पासबुक और कैश बुक के बीच में। इसीलिए हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। बैंक की गलतियों के कारण कई बार क्या होता है, बैंक गलती से हमारे अकाउंट से पैसा काट लेता है। वैसे नॉमिनल ये होता नहीं है, लेकिन बहुत बार बैंक से भी गलती हो जाती है। बैंक के एम्प्लॉय भी भाई एक ह्यूमन ही तो है, पर्सन ही तो है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। कई बार वो गलती से हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। ठीक है। या फॉर्म भरते समय जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, कोई भी गवर्नमेंट मतलब कोई भी वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन हमारा काम आगे नहीं बढ़ा, काम आगे नहीं बढ़ा। या ये वाला एग्जांपल मत लीजिए। जैसे ये हो गया कि बहुत बार क्या होता है कि हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, पैसा निकला नहीं एटीएम से, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। तो बैंक से भी गलतियाँ हो जाती हैं। बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया एटीएम से, लेकिन उसने पैसा काट लिया, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। टाइम डिफरेंस, भाई टाइम डिफरेंस मतलब कुछ लेन देन में जैसे बैंक स्टेटमेंट कैश बुक के बीच दर्ज नहीं किया जाता है। जैसे बहुत बार टाइम डिफरेंस भी आ जाता है। जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, लेकिन मैं कैश बुक में मैंने मतलब ऐड करने से मैं भूल गया। क्योंकि कैश बुक का रूल क्या है, जब आपके कैश बुक जो आप तैयार करते हैं उसका रूल क्या है, पहले उसको समझिए। जैसे अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे हाथ से पैसा जाएगा, हम किसी को पे करेंगे तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन बैंक ने तो एंट्री कर ली, ट्रांजेक्शन कर लिया, लेकिन हमने क्या किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच में। तो मेरे हिसाब से ये तो पूरा टॉपिक ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी आसानी से मैंने आप सभी का क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हैं जो वस्तुएं बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच डिफरेंस पैदा करती हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, कौन से आइटम है जो डिफरेंस लाते हैं किसके बीच में, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक के बीच में। तो देखिए बैंक चार्जेस है भाई बैंक अपना चार्ज लेगा तो उसके बीच से डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैंने पढ़ाया है जस्ट। ग्राहकों द्वारा सीधे अगर कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देते हैं, हमें मालूम ही नहीं है, उसे लगा दिया बैंक में, तो बैंक पासबुक में पैसा बढ़ गया, लेकिन हमारे कैश बुक में अभी पैसा नहीं बढ़ा है, क्योंकि अभी हमने ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, कैश बुक में एंट्री की ही नहीं है। तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। जारी किया गया चेक, हमने चेक जारी कर दिया, लेकिन अभी जिसको मैंने चेक दिया था, चेक से पेमेंट किया, वो बैंक गया ही नहीं लेने। तो जब मैं चेक जारी कर दूंगा, चेक इशू कर दूंगा, तो मैं अपने कैश बुक में माइनस कर दूंगा उतना पैसा, लेकिन वो बैंक गया ही नहीं, तो बैंक में अभी उतना पैसा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो ये सभी आंसर आपके यहाँ पे सही हैं। इन सभी के कारण हमारे बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस आता है। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंस का कारण नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक। बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस का रीज़न नहीं है, कौन सा इसमें से रीज़न नहीं है। तो देखिए चेक मैंने इशू किया, अभी मैंने बताया, तो ये तो डिफरेंस का रीज़न है। मतलब डिफरेंस बैंक पासबुक कैश बुक के बीच में डिफरेंस जो आता है इसकी वजह से आता है। कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, आएगा भाई। कैश बुक में त्रुटियाँ हो गई, जाहिर सी बात है, अगर कैश बुक में अगर हमने गलत रिकॉर्डिंग कर दिया, जैसे मैंने बैंक में 1000 रुपया जमा किया, ठीक है, तो हमें भी 1000 अपने कैश बुक में नोट करना चाहिए, लेकिन मैंने गलती से कितना नोट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया मैंने ऐड किया गलती से। तो जाहिर सी बात है 900 रुपये का हमारे बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो इसके वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिक्स एसेट्स मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी अगर आप खरीदते हैं तो आप माल खरीद रहे हैं ना, ये फिक्स एसेट्स आप खरीद रहे हैं ना, तो खरीदने की वजह से थोड़ी ना कोई भी डिफरेंस आएगा आपके कैश बुक और पासबुक के बीच में।
समझ में आया? तो ये अलग हो गया, पूरी तरीके से अलग है ये। तो डी यहाँ आंसर होगा भाई। अगर आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, मान लेते हैं 10 लाख की बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, 10 लाख की बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब खरीदेंगे वो आप अपने बिजनेस मतलब आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं, आप अपने सेल्फ अपना खरीद रहे हैं, अपना पर्सनल आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये डिफरेंस का रीज़न नहीं है। या ऐसे भी हम समझ लें, मान लेते हैं आप बिजनेस पर्पज़ से खरीद रहे हैं, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ क्ल्यू भी तो नहीं नज़र आ रहा है कि बैंक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस आएगा। समझ में आया? या चलिए देखिए, डिफरेंस कब आता है? जब हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों से को रिलेट होता है, हम बैंक से संबंधित होते हैं। वे सभी एक्सपेंसेस या वे सभी रेवेन्यू हमारे जो हमारे बैंक से संबंधित होते हैं और हमारे बिजनेस से संबंधित होते हैं, तब वो डिफरेंस आता है, तब उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। हम अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम अपने घर का किराने का सामान खरीद रहे हैं, तो हमें बैंक से क्या मतलब? जाहिर सी बात है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, हम कपड़ा खरीद रहे हैं, हमें बैंक से क्या मतलब? हमें कोई मतलब नहीं है। बैंक वाला क्यों रिकॉर्ड करेगा? मैं अगर कपड़ा वगैरह खरीद रहा हूँ, मैं कैश देकर खरीद रहा हूँ, वो नहीं रिकॉर्ड करेगा। तो ये सब जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस होती है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके बैंक पासबुक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कंपनी द्वारा जारी किया गया चेक लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बैंक समाधान विवरण इसे कैसे माना जाता है? व्हेन अ चेक इशू बाय द कंपनी इज नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हाउ इज ट्रीटेड इन अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे देखिए, कंपनी ने क्या कर दिया, चेक जारी कर दिया, चेक द्वारा अपने कस्टमर को उसने पेमेंट कर दिया, या चेक द्वारा उसने अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया, सिंपल सी बात है। और शेयर होल्डर्स लेने ही नहीं गया पैसा, या कंपनी का कस्टमर है वो पैसा लेने ही नहीं गया बैंक, तो जाहिर सी बात है कंपनी जब किसी को पे करेगी तो वो क्या करेगी? कंपनी जब पे करेगी तो कंपनी अपने कैश बुक में क्या करेगी? उतना पैसा वो क्या कर देगी? माइनस कर देगी। समझ में आया? अपने कैश बुक में वो पैसा घटा देगी, क्योंकि उसने तो पेमेंट कर दिया अपने कस्टमर को, लेकिन वो बैंक गया ही नहीं, वो बैंक कस्टमर गया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है हमारे कैश बुक में मान लेते हैं कस्टमर को उसने पे किया 1000 रुपये या 10,000 रुपये, तो 10,000 हमारे कैश बुक में क्या आ रहा होगा? माइनस आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। और हमारे बैंक पासबुक में अभी ये 10,000 कम नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है 10,000 हमारे बैंक पासबुक में बढ़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने कैश बुक को और अपने बैंक पासबुक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि बैंक में अगर पैसा नहीं कटा है हमारे पासबुक में, तो हम भी अपने पासबुक में भी अपने कैश बुक में पैसा नहीं काटेंगे। बैंक में अगर कस्टमर नहीं गया है, बैंक से हमारे कोई भी पैसा नहीं कम हुआ है, तो हम अपने कैश बुक में भी पैसा कम नहीं करेंगे। तो जितना भी पैसा मैंने माइनस किया था उसको मैं क्या करूँगा? अपने कैश बुक में ऐड कर लूँगा। जितना भी मैंने पेमेंट करते समय माइनस किया था उसको मैं कैश बुक में ऐड कर लूँगा, क्योंकि वो बैंक गया ही नहीं, तो हमारे बैंक में भी वो पैसा माइनस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, हम क्या करेंगे? हम इसे अपने कैश बुक बैलेंस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने माइनस किया था, तो बैंक पासबुक में जब माइनस नहीं हुआ तो हम अपने कैश बुक में भी माइनस नहीं करेंगे, तो हम कैश बुक में इसे ऐड कर लेंगे। समझ में आया? पूरी तरीके से क्लियर है या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है। कह रहा है जब कोई लेन देन होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो गलत खाते में जब हम दर्ज कर देते हैं, मतलब जो अमाउंट होता है हम गलत खाते में दर्ज कर देते हैं, गलत अकाउंट में हम दर्ज कर देते हैं, तो ये किस प्रकार की त्रुटि मानी जाएगी? मतलब व्हाट टाइप ऑफ एरर, कौन से टाइप का यह एरर है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग अकाउंट, जब हम रॉन्ग अकाउंट में मतलब रिकॉर्ड कर देते हैं ट्रांजैक्शन को। समझ में आया? तो ये आपका जो एरर है, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है। कमीशन की त्रुटियाँ ये होती हैं। देखिए एरर क्या होते हैं? एरर होते हैं जब हम बिजनेस वगैरह में जब जब हम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कभी अकाउंटिंग को लेकर एरर होते हैं, जैसे बैलेंस हमने डेबिट में लिखना था, हमने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था, हमने डेबिट में लिख दिया। 1000 ऐड करना था, कस्टमर से 1000 मिला, मैंने 2000 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, कभी कस्टमर से हमें 3000 मिला, लेकिन मैंने घटाकर 2000 ऐड कर दिया। ठीक है, 2000 रिकॉर्डिंग कर दिया अपने अकाउंटिंग बुक्स में। तो ये सभी हमारे क्या है? ये सब एरर है। और कई बार क्या होता है कि अगर मान लेते हैं मैंने बैंक में पैसा जमा किया, उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जाहिर सी बात है अपने अकाउंटिंग बुक्स में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कस्टमर से पैसा मिला, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। कई बार मैंने 2-2 बार 500 रुपये मुझे कस्टमर से एक बार मिला, मैंने 3 बार रिकॉर्ड कर दिया, 4 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो ये सभी एरर होते हैं जो हमारे बिजनेस में हो जाया करते हैं, अकाउंटिंग को लेकर, ट्रांजेक्शन को लेकर, लेखा जोखा को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जब लेन देन गलत खाते में दर्ज किया जाता है तो ये किस प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं? तो ये कमीशन की त्रुटियाँ होती हैं। जैसे ऐसे इन त्रुटियों का मतलब सुधार जो होता है, लेन देन रिकॉर्ड करने में गलतियों को संशोधित करने की प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब इन्हीं त्रुटियों को जब हम ठीक करते हैं, इन सभी एरर्स को जब हम ठीक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
सुधार की त्रुटियाँ बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी एरर हमसे होते हैं ये प्रविष्टियाँ करते समय, पोस्टिंग करते समय, मतलब एंट्री करते समय, पोस्टिंग करते समय, खातों में सभी एंट्रियों को पोस्टिंग करते समय, ठीक है, सभी अकाउंट्स को क्लासीफाई करते समय, मतलब सभी अकाउंटिंग बुक, सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करते समय, या बैलेंस को आगे ले जाते समय हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। आइए इसको डिटेल में पहले बात करते हैं। ये एरर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से एरर होते हैं? सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटियाँ। कमीशन की त्रुटियाँ होती हैं जैसे हमने गलत अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया, हमने रॉन्ग टोटल कर दिया। टोटल करते समय हमें 2000 हमारा आ रहा था डेबिट साइड का, लेकिन मैंने डेबिट क्रेडिट साइड का 2-2000 आ रहा था, लेकिन मैंने गलत अमाउंट टोटल करते समय कर दिया, 2000 के संग 2500 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया। या खातों में हमने गलत अमाउंट हमने ऐड कर दिया। तो इन सभी के कारण जो भी त्रुटियाँ होती है, जो भी मिस्टेक होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एरर ऑफ कमीशन आपका होता है, कमीशन की त्रुटियाँ होती हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे एक कंपनी रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट 1200 फॉर लाइबिलिटीज़। एक कंपनी क्या करती है, 1200 रुपये का वो भुगतान करती है, 1200 रुपये कंपनी ने पे कर दिया, कोई भी कस्टमर को उसने पे कर दिया, लेकिन गलती से जो कंपनी का अकाउंटेंट है उसने 2100 रुपया दर्ज कर दिया, मतलब 2100 उसने ऐड कर दिया, मतलब कितना 900 रुपया उसने बढ़ा के ऐड कर दिया। तो जाहिर सी बात है इस तरह की त्रुटियाँ क्या होती है, ये एरर ऑफ कमीशन की त्रुटियाँ होती हैं, गलत अमाउंट का हेर फेर के कारण हो जाती है। और इसका अगर हम जनरल एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमें डेबिट करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे हमारा जो एक्सपेंसेस हमने किसी को पे किया तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस हमारे 1200 होने चाहिए, और कैश के थ्रू मैंने पे किया, कैश हमारे हाथ से जा रहा है तो 1200 को हमें क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन हमने गलती से 2100 मैंने लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो डेबिट हमने कितना कर दिया, 2100, कैश भाई 2100 हमारे हाथ से जा रहा है, तो 900 रुपया मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। तो 900 रुपये का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा आपके अकाउंटिंग बुक्स में? तो जाहिर सी बात है ये एरर ऑफ कमीशन की त्रुटियाँ होती है। एरर ऑफ ओमिशन की क्या त्रुटियाँ होती हैं, मतलब भूल चूक की त्रुटियाँ। भूल चूक की त्रुटियाँ मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया, जैसे समझ में आया, जैसे मैंने राम को कितना रुपया दिया, राम को मैंने 10,000 रुपये मैंने उसे राम को पे किया, ठीक है, मैं इसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। जब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया तो हमारे फाइनल जब हम लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस में जब हम बनाएंगे तो ये 10,000 पता ही नहीं चलेगा। मानते हैं ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने जब रिकॉर्ड ही नहीं किया, लेकिन हमारे हाथ से तो 10,000 चला गया, मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, ठीक है। तो जब मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों में, मतलब व्हेन देयर इज अ ओमिशन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाइल पोस्टिंग इन द लेजर, मतलब मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों में या खाता बही में, मतलब लेजर में पोस्ट करते समय हम किसी भी अमाउंट्स को हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो ये हमारी भूल चूक की त्रुटियाँ होती हैं, और ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है कि जब आप पूरी तरीके से भूल जाते हैं, और एक होता है जब आंशिक रूप से आप भूलते हैं। पहले एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक कंपनी को एक कस्टमर से प्रदान की गई सेवा के लिए 1500 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ। एक कंपनी को 1500 मिल रहा है, कोई कस्टमर पे कर रहा है, कंपनी ने सर्विसेज दी थी कस्टमर को, और कस्टमर ने 1500 रुपये पे किया कंपनी को, और कंपनी उसको मतलब लेखा प्रणाली में उसने दर्ज ही नहीं किया। कंपनी ने उसे अपने अकाउंटिंग सिस्टम में क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब पेमेंट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे अकाउंटिंग बुक्स में उतना पैसा दिखाई नहीं रहा होगा जो पेमेंट हमें मिला है, ठीक है। तो ये एरर है कि नहीं है, ये एरर है, ये भूल चूक की त्रुटियाँ हैं। तो डेबिट हमारा होना चाहिए कैश से, कितना कैश हमारे पास आ रहा है 1500, और सर्विस रेवेन्यू के थ्रू हमारा आ रहा है तो इस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब ये ऐड नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है ये हमारे बुक्स में इतना पैसा कम आ रहा होगा, ठीक है। तो यही होती है भूल चूक की त्रुटियाँ। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक जब हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, और एक होता है जब हम आंशिक रूप से रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जैसे कोई कस्टमर ने हमें 1000 दिया और मैंने 1000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 500 मैंने रिकॉर्ड किया, आंशिक रूप से हमसे होता है, पूरा नहीं हम भूलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लिख देते हैं, थोड़ा बहुत हमें मालूम रहता है। जैसे आज भी अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप नहीं बुक वगैरह में लिखते हैं पेमेंट को लेकर अपने बिजनेस में, तो जाहिर बात है आप मुँह जवानी तो याद रखे नहीं रहेंगे, या माइंड इतना शार्प आपका नहीं है कि आप 1 महीने का पूरा बता देंगे अपना लेजर वगैरह कि अरे यार ये इनसे इस पार्टी से इतना मिला, इस पार्टी को मैंने इतना पे किया। तो अनुमान के आधार पे आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप नहीं कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो जब भी समय मिलेगा तब आप अनुमान के आधार पे रिकॉर्ड करेंगे, अरे यार उनसे 1000 मिला था, उनसे 2000। तो ये सभी क्या है, ये सभी आंशिक रूप से त्रुटियाँ आपसे हैं। कहीं मान लेते हैं अनुमान लगा के आप 100 रुपये कम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, या अनुमान लगा के अगर किसी से 2000 मिला आप 3000 ऐड कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप गलत ऐड करेंगे अपने अकाउंटिंग बुक्स में, तो ये आंशिक रूप से त्रुटियाँ आपकी होती हैं, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत की त्रुटियाँ क्या होती हैं। सिद्धांत की त्रुटियाँ आपकी होती हैं जब हम अपने मतलब लेन देन को, ट्रांजैक्शन को जब हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में, ठीक है, लेखा पुस्तक में जब हम अपने रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हम ये नहीं जज कर पाते हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू है कि एक्सपेंसेस है, ठीक है।
ये नहीं जज कर पाते हैं। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी अकाउंट हमारे लिए रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू का सोर्स हमें अकाउंट, वो अकाउंट हमारी रेवेन्यू का सोर्स है और मैं उसे एक्सपेंसेस मान के चल रहा हूँ। ऐसे खर्चे, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमें, जिससे हमें पैसा मिला है, तो रेवेन्यू हमें उससे मिल रहा है लेकिन मैं उसे खर्चा मान के समझ रहा हूँ, तो मैंने गलत अकाउंट में हेर फेर कर दिया। तो ये हमारी सिद्धांत की त्रुटियाँ होती हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा होता है। ठीक है, सिद्धांतों की त्रुटियाँ यहाँ पे होगी आपकी। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, सब समझ में आ जाएगा, एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आता है। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये की एक मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, तो आप क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? आप रिकॉर्डिंग आपको करना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि आपके लिए एसेट्स है और आपके बिजनेस में मशीन आपने खरीदा तो एसेट्स आपके बिजनेस में आ रहा है। और जब बिजनेस में आपके एसेट्स आएगा तो रियल अकाउंट है एसेट्स, और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आप डेबिट करेंगे, तो भाई डेबिट करना चाहिए। और कैश आप पे कर रहे हैं, भाई किसी से खरीदेंगे तो कैश पे करेंगे या बैंक से पैसा देंगे, तो कैश और या टू अकाउंट पेबल अकाउंट से आप क्रेडिट करेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी के जगह मैंने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर दिया। मैंने माना कि मशीनरी रिपेयर अकाउंट में मैंने रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आया? देखिए, इसे मैंने क्या किया, तुरंत परिसंपत्ति पूंजीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन मैंने इसे गलत तरीके से दर्ज कर दिया। मतलब मैंने इसे एक्सपेंसेस मान लिया, रिपेयर या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, मैंने मान लिया 10,000 मशीन पे खर्चा आया है, मैंने गलत रिकॉर्डिंग कर दिया। तो ये आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका होता है। ठीक है, जैसे मैंने अगर 10,000 का माल मैंने ख़रीदा है, तो परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए, टू कैश अकाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने इस परचेज की जगह मैंने सेलिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, सेल अकाउंट में। तो जाहिर सी बात है, जब हम सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और टू सेल अकाउंट मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, सेल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया। तो देखिए, अब यहाँ हमारे पास पैसा आ रहा है 10,000 और यहाँ मैं माल खरीद रहा हूँ तो 10,000 हमारे हाथ से जा रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे परचेज में रिकॉर्ड करना चाहिए, मैंने सेल में रिकॉर्ड कर दिया, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटियाँ हमारी होती है। कंपनसेशन की त्रुटियाँ क्या होती है, कंपनसेंटिंग एरर क्या होता है, क्षतिपूर्ति की अशुद्धियाँ क्या होती हैं। तो ये त्रुटियाँ क्या होती हैं, जैसे हम 2 बार गलतियाँ करते हैं। ठीक है, हम अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय अपने अकाउंटिंग बुक्स में हम 2 बार मिस्टेक करते हैं, और दोनों मिस्टेक क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूलिफाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अकाउंटिंग बुक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारे ट्रायल बैलेंस में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि राम ने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने क्या किया, राम ने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया कितना, 200 रुपये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मतलब कैश अकाउंट डेबिट 200 टू राम अकाउंट, ठीक है 200, मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया, मुझसे गलती हो गई। अब मान लेते श्याम मुझे 200 रुपये पे कर रहा है, तो श्याम जब मुझे 200 रुपया पे करेगा तो मैंने गलती से क्या किया, 100 रुपया ही सिर्फ रिकॉर्ड किया। मैंने आज 200 मिल रहा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया रिकॉर्ड किया, मुझसे गलती हो गई। तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करूँगा, कैश अकाउंट, मेरे पास पैसा आएगा तो यहाँ डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, श्याम ने मुझे 200 दिया, राम ने मुझे 100 रुपया दिया, लेकिन मैंने 200 रुपया रिकॉर्डिंग किया। 100 रुपया मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया कि राम मुझे 200 दे रहा है, और यहाँ श्याम मुझे 200 दे रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया रिकॉर्ड किया। तो कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू श्याम अकाउंट, देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 100 रुपया। तो यहाँ मैंने 100 कम ऐड किया, यहाँ मैंने 100 ज़्यादा ऐड किया। यहाँ पे मैंने 100 ज़्यादा ऐड कर दिया, जो कि हमें 100, राम ने हमें 100 ही रुपया दिया था, और यहाँ श्याम ने मुझे 200 दिया, लेकिन मैंने यहाँ 100 रुपया कम रिकॉर्ड किया। अब बताइए, ट्रायल बैलेंस पे ये पता चलेगा, इफेक्ट पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपया और 100 रुपया ये दोनों एक दूसरे को न्यूलिफाई कर दिया। हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ऐसे ही ले लीजिए, आप अपने दुकान पे बैठे हैं, कोई कस्टमर आया, आपसे 1000 का सामान लिया और आपको उसने गलती से 500 रुपये पकड़ा के चला गया, आपने रख लिया, ध्यान भी नहीं है आपको। और कोई दूसरा कस्टमर आया जो 1000 रुपये का माल उसने भी ख़रीदा, वो आपको 1500 रुपये देकर जा रहा है। ठीक है, 1500 रुपये। तो क्या हुआ, यहाँ पे 500 रुपये आपको कम मिल रहा था, यहाँ 500 रुपये आपको ज़्यादा मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, न्यूलिफाई हो जाएगा। तो ये होती है कंपनसेशन एरर या कंपनसेंटिंग एरर, जिसे हम क्षतिपूर्ति अशुद्धियाँ बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, अब यहाँ हम नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रुटि जो परीक्षण संतुलन को प्रभावित नहीं करती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब एन एरर दैट डज नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस इज कॉल्ड। मतलब ऐसा एरर जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है। तो ये सभी आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेंगे,
क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करेंगे भाई। सिद्धांत की त्रुटियों में, प्रिंसिपल एरर में आप क्या करते हैं, सेलिंग की जगह आपने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। कमीशन की त्रुटियाँ में 100 की जगह आपने 200 रिकॉर्ड कर दिया, या डेबिट की जगह क्रेडिट में आपने रिकॉर्ड कर दिया। कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, ये भी हमारे क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को ये भी प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रायल बैलेंस, ये भी आपका ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ ओमिशन मतलब जिसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे तो आपका जो परफेक्ट आंसर है, बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट है। ओके, तो यहाँ पे आपके दो आंसर आपके यहाँ बन रहा है, एक एरर ऑफ ओमिशन भी बन रहा है और कंपनसेटिंग एरर। ये दोनों टाइप के एरर से आपके ट्रायल बैलेंस को कोई भी प्रभावित नहीं होगा। भाई जो 2,000 रुपये हमें अपने कस्टमर से मिला, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारे जब वो लेजर में भी नहीं पहुँचेगा, जब मैंने उसे अपने मतलब कस्टमर से हमें 2,000 मिला, हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना मैं भूल गया, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लेजर में भी नहीं पहुँचेगा, ना ही ट्रायल बैलेंस में पहुँचेगा, पता ही नहीं चलेगा, तो ट्रायल बैलेंस हमारा प्रभावित होगा ही नहीं, इफेक्ट होगा ही नहीं। तो ये दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर होंगे, इसको मैं सही करा दूंगा आंसर। ठीक है, बी एंड डी दोनों आंसर यहाँ पे आपके सही होंगे। ठीक है, भूल चूक की त्रुटियाँ, जब कोई भी प्रविष्टि दर्ज ही नहीं की जाती है, कोई भी लेन देन हम रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो उसका इफेक्ट कैसे ट्रायल बैलेंस पे पहुँचेगा। ठीक है, जब कोई अकाउंटेंट रिकॉर्ड बुक में लेन देन को करने से भूल ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रविष्टि गलत श्रेणी के खाते में पोस्ट कर दी जाती है तो कौन सी त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। विच एरर अराइजेज व्हेन एन एंटिटी इज पोस्टेड टू द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। ओके, मतलब कह रहा है कि जब कोई प्रविष्टि गलत श्रेणी के खाते में पोस्ट कर दी जाती है, ठीक है, गलत खाते में, तो कौन सी त्रुटियाँ होती हैं। तो मैंने आपको बताया ना, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की त्रुटियाँ होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका होता है। गलत खाते में हम पोस्ट कर देते हैं। भाई हमें अगर सैलरी मैंने अपने एम्प्लॉय को दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने सैलरी की जगह क्या किस में ऐड कर दिया, कमीशन खाते में ऐड कर दिया। ठीक है, तो कमीशन एक्सपेंसेस मैंने रिकॉर्ड कर दिया, टू कैश अकाउंट मैंने कर दिया, तो गलत खाते में हो गया कि नहीं हो गया, तो गलत खाते में हो गया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की त्रुटियाँ आपकी होंगी। ओके, जैसे अभी मैंने बताया था, मशीनरी की मरम्मत पे खर्च की गई राशि में मशीनरी खाता डेबिट होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बनाया एक नोट्स जो आपके लिए बना कर लेकर आया हूँ। ये ऐसे नोट्स होते हैं जो आप देख कर ही आपको याद हो जाएगा। जैसे मशीनरी की मरम्मत पर खर्च की गई राशि में मशीनरी खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इस लेन देन पे मरम्मत की गई राशि जो होती है, जितना भी हम रिपेयरिंग चार्जेस जितने भी हमारे आते हैं, ये हमारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपेयर अकाउंट को यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे हैं। लेकिन मशीनरी खाते में हमने गलत से डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारे होते हैं। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि बिक्री 500 रुपये अधिक बताई गई है और ख़रीद भी 500 रुपये अधिक बताई गई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है। मतलब इफ सेल्स आर ओवर कॉस्ट बाई 500, हमने जैसे सेल्स बताया 500 रुपये ज़्यादा, और हमने माल जो परचेज किया था उसको भी मैंने 500 रुपये ज़्यादा ही बताया। जैसे मैं बिज़नेस अगर कर रहा हूँ, मान लेते हैं मेरा अकाउंटेंट 1000 की सेलिंग हुई है, उसने गलती से कितना बताया, ठीक है, उसने बढ़ा के बताया कि सर आज 1500 की सेलिंग हुई है। ठीक है, और मैंने जब उससे पूछा आज माल कितना हम लोगों ने ख़रीदा है, तब भी वो बता रहा है 1000 का माल ख़रीदा गया है, लेकिन वो बता रहा है कितना, 1500 रुपये, तब भी 500 रुपये बढ़ा कर बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ वो बढ़ा कर बोल रहा है, 500 रुपये इधर भी बढ़ा रहा है, 500 रुपये इधर भी बढ़ा रहा है। तो ये कौन सी अशुद्धि है, कौन सी त्रुटि है, तो ये कंपनसेटिंग एरर है, क्षतिपूर्ति अशुद्धि है। क्योंकि अगर 500 रुपये इधर गलत हो रहा है, तो 500 रुपये इधर भी गलत हो रहा है। ठीक है, कैसे, जैसे 500 रुपये अगर मेरी सेलिंग 1000 की हुई है और वो 500 रुपये एक्स्ट्रा बता रहा है, मतलब कह रहा है कि 1500 की सेलिंग हुई है, 500 रुपये वो ज़्यादा बता रहा है कि हमारे बिजनेस में आया है। और फिर मैंने 1000 का माल ख़रीदा था, लेकिन वो फिर कह रहा है कि 1500 रुपये का माल हम लोगों ने ख़रीदा है। इधर 500 रुपये हमारे बिजनेस से जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, और इधर 500 रुपये हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो ये दोनों न्यूलीफाई हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया। एक बार 500 रुपये गलत बताने से हमारे बिजनेस में आ रहा है, और एक बार गलत बताने से 500 रुपये हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। तो ये कंपनसेटिंग एरर है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, विच अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन द कंपनी परचेज ऑफिस सप्लाई फॉर कैश। कह रहा है कि जब कोई कंपनी नगद में कार्यालय की आपूर्ति, मतलब ऑफिस का सामान वगैरह, गुड्स वगैरह जब कंपनी खरीदती है, ठीक है, तो कौन सा खाता यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। ठीक है, विच अकाउंट इज डेबिट, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा जब कंपनी परचेज करेगी ऑफिस सप्लाई,
ठीक है, फॉर कैश खरीद रही है कंपनी, ऑफिस के ही गुड्स को, ऑफिस के सामान को खरीद रही है कंपनी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो भी सप्लाई हम करेंगे वो जाहिर सी बात है हमारे लिए एसेट्स ही होगा, करंट एसेट्स है ऑफिस के लिए। तो अगर मशीन वगैरह खरीद रहे हैं तो हमारे लिए फिक्स एसेट्स होगा, तो एसेट्स हमारे पास आएगा तो उसको तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब डेबिट करेंगे, ऑफिस सप्लाई मान लेते हैं ऑफिस के लिए हम खरीद रहे हैं, तो ऑफिस सप्लाई अकाउंट को हम क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाई अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और किससे क्रेडिट करेंगे, टू कैश से। भाई जाहिर सी बात है हमारे हाथ से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो ये आपका पूरा फॉलो होगा। तो डेबिट हमारा क्या होगा, ऑफिस सप्लाई, और क्रेडिट हमारा क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। ओके, तो यहाँ पे ए राइट आंसर आता है ऑफ दिस क्वेश्चन। जब कोई कंपनी कैश में कार्यालय की आपूर्ति मतलब कार्यालय की सप्लाई के लिए खरीदती है तो कार्यालय आपूर्ति खाता को डेबिट किया जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या होती है, ये एसेट्स होती है, परिसंपत्ति होती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ओके, और क्रेडिट किया जाने वाला आपका कैश है, क्योंकि कैश आपके हाथ से जाएगा, जाहिर सी बात है। ये इसका परफेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, डेबिट हम करेंगे क्या, ऑफिस सप्लाई को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, अब क्रेडिट कैश को करेंगे। अब क्लियर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट पर इन्वेंट्री की खरीद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही जर्नल प्रविष्टि की जाती है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट जर्नल एंट्री, कौन सी करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट जर्नल एंट्री है। और जब हम माल को, इन्वेंट्री को खरीद रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री को हम खरीद रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, उधार पे जब हम खरीद रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब गुड्स की हमारी सूची होती है। ठीक है, जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं वो भी उधार पे हम खरीद रहे हैं, तो क्या परफेक्ट इनमें से जर्नल एंट्री होगा, कौन सा इनमें से सही है। तो जाहिर सी बात है, इन्वेंट्री अगर हम खरीदेंगे तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। मैं इन्वेंट्री एज अ करंट एसेट्स हमारा तो हमारे पास आ रहा है तो उसको तो हम डेबिट करेंगे। और ख़रीदेंगे तो हम यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो कैश का नामो निशान नहीं होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है, कैश आ गया है। ठीक है, पहला वाला तो गलत है, क्योंकि डेबिट कैश यहाँ आ गया, तो इसको तो हम ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है क्रेडिट पे, उधार पे हमने खरीदा हुआ है इन्वेंट्री को। अब यहाँ पे देखिए, डेबिट इन्वेंट्री सही है, क्रेडिट अकाउंट्स पेबल, ठीक है, ये सही है आपका। भाई डेबिट हम करेंगे क्या, इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, इन्वेंट्री इज़ द करंट एसेट्स, हमारा भाई चालू संपत्ति है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इन्वेंट्री अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जाहिर सी बात है, जिससे हम ले रहे हैं, मान लेते हैं मैं राम से ले रहा हूँ, तो राम अकाउंट पेबल है ना, अकाउंट पेबल ऐसा खाता होता है जिसको हमें पे करना है। अकाउंट रिसीवेबल जिससे हमें पैसा लेना है, अकाउंट रिसीवेबल में हमारे कस्टमर आ जाएंगे, हमारे डेटर्स होते हैं। अकाउंट्स पेबल में जिनको हमें पैसा देना है, हमारा सप्लायर हो गया, भाई मुझसे उधार माल लेंगे तो हम देंगे ही कभी ना कभी उसको। तो ऐसे जिस भी पार्टी से अगर मैंने उधार माल लिया हुआ है तो वो मेरे लिए अकाउंट्स पेबल होगा। ठीक है, मान लेते हैं राम से मैंने उधार लिया हुआ है, तो राम का खाता क्या होगा, अकाउंट्स पेबल अकाउंट होगा आपका। ठीक है, तो जिससे भी हम लेंगे उधार, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जाहिर सी बात है। और देने वाले को हम क्रेडिट करते भी हैं, ऐसे भी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। अकाउंट्स रिसीवेबल का कोई बात ही नहीं बनेगा। ठीक है, और कैश की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि भैया कैश का नामो निशान यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहाँ उधार में माल खरीदा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट ये दिया गया है, तो कैश तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो डेबिट हम करेंगे इन्वेंट्री को, क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेबल खाते को। ठीक है, डेबिट इन्वेंट्री क्यों करेंगे, क्योंकि द इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट रिफ्लेक्ट द एडिशन ऑफ न्यू इन्वेंट्री। नई इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, नया माल हमारे पास जुड़ रहा है, तो हमारे इसको लिए हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट हम करेंगे अकाउंट्स पेबल अकाउंट को, क्योंकि भविष्य में जितना भी इन्वेंट्री मैंने ख़रीदा है, उधार मैंने ख़रीदा है, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी जब घटती है तो क्रेडिट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उधार माल खरीदा, तो भविष्य में हमें ये पैसा पे करना है जिससे भी हमने उधार खरीदा हुआ है। ठीक है, तो उनको तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, तो हम लायबिलिटी अकाउंट जो भी होगा उसको डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों से लिए गए ऋण को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल प्रविष्टि क्या होगी। अब भाई बैंक से मैं लोन लोन ले रहा हूँ, मैं लोन निकलवा रहा हूँ बैंक से, ठीक है, लोन इशू कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब बैंक वाला मुझे लोन देगा तो सबसे पहले भाई लोन अगर मुझे वो दे रहा है तो लोन में मेरे हाथ में क्या आएगा, कैश आएगा। और पैसा हमारे हाथ में आएगा, और कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। रियल अकाउंट वास्तविक, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक, और पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। ठीक है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिनिधि खाता।
ये सभी नाम आपको मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ। इंग्लिश में तो आप लोग याद करते ही करते हैं, बाकी जो भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के वो भी समझते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब लोन का पैसा हमारे पास आएगा तो हम डेबिट करेंगे किसको, कैश को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है लोन के थ्रू, तो इसको हम डेबिट कर दिए। और किस माध्यम से आ रहा है, टू बैंक लोन अकाउंट हम ओपन करेंगे इसके लिए। कौन सा अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। या देखिए, जब यह नगद शेष राशि को बढ़ाता है, भाई कैश को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमारे हाथ में आ रहा है और ऋण से ही आ रहा है। मान लेते हैं ये उधार का पैसा, लेकिन हमारे पास कैश बढ़ रहा है ना, डेबिट करेंगे। और बैंक लोन अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक लोन के माध्यम से हमें पैसा दे रही है। ठीक है, लोन एज अ ट्रीट किया जाएगा कि ये लोन मतलब एक वर्ड कि मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, और लायबिलिटी किसी की बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभांश घोषित करने के लिए जनरल प्रविष्टि क्या होगी। व्हाट इज़ द जनरल एंट्री फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी में आपने, मान लेते हैं किसी कंपनी में आपने शेयर खरीद लिया, 1000 के शेयर खरीद लिया आपने, 1000 रुपये का। तो आपने कंपनी के 1000 अगर शेयर खरीदे हैं तो 1000 के लिए आप कंपनी में अपना ओनरशिप के लिए, ठीक है, डिमांड कर सकते हो और कंपनी आपको ओनरशिप देगी 1000 के लिए। ठीक है, राइट्स भी कंपनी आपको देगी। ऐसा रहता है आपका इक्विटी और प्रेफरेंस के मामले में। वैसे तो अभी मैं उतना टॉपिक डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये टॉपिक है। डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी की लाभ में से हिस्सा मिलेगा आपको, प्रॉफिट में से शेयर आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई आपने कंपनी के शेयर वगैरह आपने लिए हुए हैं, खरीदा हुआ है आपने। ठीक है, तो जब भी डिविडेंड लाभांश घोषित करने के लिए, मतलब आपका जनरल एंट्री क्या होगा, डिक्लेयरिंग डिविडेंड के लिए। तो जो डिविडेंड दिया जाता है ये कंपनी कहाँ से देती है, लाभांश का पैसा रिटेन अर्निंग के माध्यम से देती है। रिटेन अर्निंग मतलब कुछ पैसा आप, लाभ का कुछ पैसा बचा के रखे रहते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। तो ये आपका प्रतिधारित आय होती है जिसे हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग मतलब बची कुची अर्निंग जो आपकी रहती है उसमें से दिया जाता है। तो इसको हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट करेंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए मैंने बोला ना, प्रतिधारित आय खाते को डेबिट करेंगे क्योंकि यह शेयर धारकों को लाभ के वितरण के दर्शाने के लिए प्रतिधारित आय खाते को कम करता है। ठीक है, और ये पेबल अकाउंट को, पेबल डिविडेंड पेबल अकाउंट को, क्योंकि ये लाभांश का भुगतान करने की देता मतलब लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है जो कंपनी शेयर धारकों को पैसे देने के लिए बांधे है। ठीक है, लायबिलिटी वगैरह। तो ये आपका होगा। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए जनरल प्रविष्टि, भाई सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, तो सैलरी पे कर रहे हैं मतलब सैलरी मतलब एक्सपेंसेस हमारे लिए, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सैलरी को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो सैलरी डेबिट यहाँ पर है, तो ये तो सही है कुछ हद तक, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डेबिट कैश है। सैलरी डेबिट है, ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो गए, एलिमिनेट होगा, क्योंकि यहाँ डेबिट कैश है। और जबकि हम सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, मान लेते हैं ये मेरे एम्प्लॉय है, ठीक है, इन सबको अगर मैं सैलरी दूंगा तो मेरे ये सैलरी इज़ एक्सपेंसेस, मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग सभी खर्चों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सैलरी को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब सैलरी मैं या तो बैंक के माध्यम से दूंगा या तो कैश के माध्यम से दूंगा, सिंपल सी बात है। और ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये मेरे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारा होगा क्या, सैलरी डेबिट हम करेंगे सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट करेंगे कैश को। तो ये तो सही है आपका। और यहाँ बोला है सैलरी पेएबल, पेएबल मतलब भुगतान किया जाना है, गलत है ये आपका। ठीक है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, बची कुछ ही अमाउंट नहीं होती है, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है जो हमने 2 महीने 3 महीने का किराया नहीं दिया है, ये गलत है। ठीक है, मान लेते हैं सैलरी कभी कभार 2 महीने 3 महीने का रोक लिया जाता है, तब वहाँ पे आउटस्टैंडिंग होगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है सैलरी का एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे किसको, सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट के थ्रू हम दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये परफेक्ट जनरल एंट्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट IT असिस्टेंट के हैं, लेखपाल के हैं, दोनों लोगों में कंप्यूटर आएगा। तो आप दोनों लोग मतलब दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस लगभग सेम है आप दोनों लोगों का। ठीक है, भाई लेखपाल वालों का तो कहीं लिखा नहीं है कौन कौन सा सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आएगा, लेकिन बिजली विभाग वालों का लिखा हुआ है, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है यूनिवैक आपका क्या है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यूनिवैक का, और देखिए जब भी फुल फॉर्म आप याद कीजिए तो इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में याद रहेगा तो आप वहाँ वर्ड टू वर्ड मिला सकते हैं, जैसे यूनिवैक। ठीक है, तो
यू फॉर क्या है, एन फॉर क्या है, ये आपको याद रहेगा और स्पेलिंग टू स्पेलिंग आप मिला लेंगे। हिंदी में बहुत दिक्कत होता है, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट उनको भी दिक्कत होगा, कहीं मात्रा उत्तरा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो गया। इंग्लिश में याद कीजिए। तो यहाँ पे ए आंसर सही है। यू फॉर यूनिवैक मतलब यू एन मतलब क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिवैक देखिए UNIV ये पूरा आपका आ जाएगा क्या, UNIV ये पूरा आ जाएगा यूनिवर्सल। ए फॉर आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक और सी फॉर आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक का फुल फॉर्म आपका होगा। ठीक है, ये स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो यूज़ किया जाता है स्विचिंग डिवाइस में वो किस जनरेशन के कंप्यूटर है, किस जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, 4th जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। 4th जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उसमें ये आपका स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में। आइए यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 19, देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मतलब प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। ये सन पे मत जाइएगा क्योंकि जो ये ईयर वाला है ये अलग अलग बुक्स में लिखा रहता है, अलग अलग रहता है। इसमें अभी आप ये मत अभी इस पे जाइए। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ, बाकी अदर जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये पीरियड लगभग सभी अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। जैसे कई बुक्स में मैंने पढ़ा है फर्स्ट जनरेशन 1940 से स्टार्ट है, 46 तक ही दिया रखा है, 46 से फिर इधर 65 तक सेकंड, फिर 60 ऐसे है। ठीक है, तो अभी आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट जनरेशन का जो आपका कंप्यूटर है वो 1940 से 1950 तक का, उसको आप टैली मत कीजिए। आप बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई फर्स्ट जनरेशन में, तो आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब। और बहुत ही ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं लेकिन बुनियादी गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें एनीवैक और यूनिवैक 2 कंप्यूटर्स आपके यूज़ होते थे। ठीक है, एनीवैक एंड यूनिवैक। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1950 1960। ठीक है, जनरेशन वाला ये मैं बाद में कभी क्लियर कर दूंगा, ये पीरियड। ठीक है, इसको अभी आप मत रीड कीजिए, बस आप ये जानिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया। और सेकंड जनरेशन में आपका और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी विशेषताएं हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। देखिए ये फर्स्ट पीढ़ी के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटे होते थे और बहुत ही विश्वसनीय होते थे, अधिक ऊर्जा कुशल होते थे। और इसमें एक जो आजकल भी यूज हो रहा है, आज तक यूज हो रहा है, IBM प्रणाली के ये सभी कंप्यूटर्स आपके होते थे। IBM 1401, CDC 1604, तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, IC चिप यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये प्रशंसनीय गति और विश्वसनीयता में सुधार के साथ साथ छोटे होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। जैसे IBM सिस्टम 360, PDP 8, तो ये सभी कंप्यूटर हैं थर्ड जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन में आपका जो टेक्नोलॉजी 1970 से अब तक, ठीक है, वर्तमान तक फोर्थ जनरेशन, इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया। ठीक है, और इस समय के जो कंप्यूटर है आप सभी लोग यूज ही कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये आधुनिक सर्वर है। और इंटेल 404 बाद में माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी टेक्नोलॉजी। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर है, इतना याद कर लेना। पाँचवीं पीढ़ी जो अब आ गई है वर्तमान से आगे, आज से आगे आने वाले समय के लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI वगैरह आप यूज किया जा रहा है। AI का ज़माना आजकल चल रहा है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए AI के माध्यम से मुश्किल से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर आपको सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी, किसी भी टॉपिक पे, यानी भी टॉपिक पे। गूगल पे जाइए, AI सर्च कीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे AI आपको तुरंत बता देगा। एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आज के समय में ये सभी यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है, इनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए रहता था सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते थे, कुछ प्रोग्राम को यथासंभव तेज़ी से, ये काफ़ी फास्ट वर्क करते थे। और मेन फ्रेम अपनी शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ करने के लिए, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपका ये सी आंसर सही है। सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, गलत है। सुपर मेन फ्रेम से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सी वाला सही है क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही है।
मतलब सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम को यथोचित तेज़ी से निष्पादित करने के लिए होते हैं, तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। और जबकि मेन फ्रेम अपनी जितनी भी शक्ति है, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रैम एंड रोम आपकी होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ऑनली मेमोरी, दो प्रकार की आपकी मेन मेमोरी होती है। ठीक है, दो प्रकार की। इनके फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको तो जरूर याद कर लीजिए। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे अगर आपसे कहा जाए 10 बुक रखी है, तो रैंडमली हम लोग यूज करते हैं ना, रैंडमली कोई भी एक बुक चुप कर लीजिए, पिक कर लीजिए, मतलब अचानक कोई भी अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक ले लीजिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब डेटा को केवल तब तक स्टोर करके रखती है जब तक कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर चालू है तभी तक डेटा को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर बंद करने पे सभी डेटा ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं रैम के कंडीशन में। ठीक है, उपयोग क्या होता है? यह मुख्य मेमोरी कंप्यूटर के प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि सीपीयू तेज़ी से डेटा पहुंच सके, कार्यक्षमता बढ़ सके। भाई रैम का यूज़ हम इसलिए करते हैं, कोई भी डेटा है वो परमानेंट, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक वो स्टोर करके रखे रहता है, अस्थायी तौर पर स्टोर करके रखता है, और सीपीयू के लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। ये भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और इसमें स्टोर किया गया डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है। रैम में तो कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा डिलीट हो गया, लेकिन रोम में क्या होता है? कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, और ये कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस, महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, जैसे बायोस, UEFI जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? आईसी चिप, जो मैंने अभी बोला था, आपको पढ़ाया है, ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा होता है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर आपका ये डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा दिखता है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर दोनों के जैसे दिखने वाला एक कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पर, जैसे हाइब्रिड, आजकल हाइब्रिड मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जैसे इंडिया बांग्लादेश नहीं, वहाँ पाकिस्तान नहीं जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, तो बार बार एक वर्ड न्यूज़ में सुनाई पड़ रहा है कि जो ये मतलब इवेंट कराया जाएगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, जो पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल पे होगा। हाइब्रिड मॉडल मतलब कुछ मैचेस अदर जगहों पे होंगे, कुछ पाकिस्तान में होंगे, ऐसे आपका। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल माइंड में आ गया, क्योंकि अभी मैं डेली न्यूज़ देख रहा हूँ, तो हाइब्रिड मॉडल बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा में है। ठीक है, तो ऐसे होता है, मतलब अगर एक जगह कोई मैच हो रहा है तो उसी जैसा, मतलब वैसा ही सेम कंडीशन रहेगा। ठीक है, दूसरी जगह कराया जा सकता है। ठीक है, 50 ओवर का मैच अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह भी उसी टूर्नामेंट को कराया जा सकता है। तो वैसे कंप्यूटर जो आपके होते हैं डिजिटल और एनालॉग जैसे कंप्यूटर, जैसे दिखने वाले कंप्यूटर जैसा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के इसमें क्वालिटीज़ मिलती है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और विशेषताएं यहाँ पर है हाइब्रिड कंप्यूटर की। ठीक है, लचीलापन होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है, तो ये सभी जगह हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जीएस का पोर्शन आ गया, और जीएस लगभग दोनों लोगों के सिलेबस में है। आई होप बिजली विभाग जूनियर अकाउंट मतलब आईटी असिस्टेंट के सिलेबस में है जीएस, और बिजली विभाग वालों के भी सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीएस नहीं, ये करंट अफेयर है, आपके करंट अफेयर इंक्लूड किया गया, जीएस नहीं है। ठीक है, जीए जनरल अवेयरनेस, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इसको कवर करते जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये तो आप सभी लोग को मालूम होगा, काफ़ी हाईलाइटेड है, आप लोग सभी एजुकेशनल चैनल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एक बार आप लोगों ने अगर बुक से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत टारगेट कर ही रहा होगा, और आप लोग को मालूम भी होगा। मतलब कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और किसको मरणोपरांत मिला है? कौन से ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे? ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके, तो ये मिला है आपका चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों लोगों को मिला है। चौधरी चरण सिंह ये में भी शायद किसानों के नेता थे, और पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के जो 1991 में जो फाइनेंस को लेकर इम्प्रूवमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, उस समय ये वित्त मंत्री थे। ओके,
चलिए, तो 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न प्रदान किया। इसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जो कर्पूरी ठाकुर थे, कपिल शर्मा ठाकुर, ठीक है, वैसे तो मैंने पेपर में कर्पूरी ठाकुर पढ़ा था, उनको हो गया, और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो बेगूसराय। बताइए, बेगूसराय सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है। बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है। भारतीय शहर बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। तो बिहार का ये मतलब बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। और ये कब का रिपोर्ट है? ये आपका वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 का है। क्लियर? ये उसका रिपोर्ट है, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि 1 साल बैक का ही रिपोर्ट आपसे पूछा जाता है, अभी 2024 का नहीं आया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड आपके क्या होते हैं? चुनावी बॉन्ड होते हैं जैसे जो गुपचुप तरीके से अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, उसके लिए यूज होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसे हम बोलते हैं चुनावी बॉन्ड्स। काफ़ी हाईलाइटेड था आपकी बार चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल था, इससे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, ऐसा चीज़ें मैंने देखा है न्यूज़ पे, ठीक है। और बाकी एक बहुत बड़े फेमस जो यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बहुत बड़ा एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, मैंने देखा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड आपका होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे पॉलिटिकल पार्टी को हम गुमनाम तरीके से हम राजनीतिक पार्टियों को दान दे में चंदा दे सकते हैं, गुमनाम तरीके से। आपका नाम नहीं लगेगा, लेकिन आप चंदा दे सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य समान संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य आपका कौन सा बना है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला बना है? उत्तराखंड है, ठीक है। समान नागरिक संहिता मतलब सभी नागरिक एक समान, उनके राज्य में, अपने राज्य में सभी नागरिक एक समान। और ये अधिनियम, या मैं कह सकता हूँ ये विधेयक पास करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है। UCC को ये 100% पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है CISF, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? ये आपका यतिन भास्कर गुलगल, इन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 का पुरस्कार जीता है, अवार्ड जीता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा संसद का पुरस्कार यतिन भास्कर गुलगल ने जीता है, ठीक है। तो ये आपका होगा। और जबकि तमिलनाडु यहाँ पे देखिए प्रथम पे यही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM श्रीनगर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM श्रीनगर मुफ्त बिजली योजना का प्राइमरी उद्देश्य मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना, ठीक है। 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली मतलब ये जो सोलर पैनल वाला जो अभियान सरकार का चल रहा है, ठीक है, जिससे बिजली की काफ़ी बचत होगी और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलर पैनल गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट भी कर रही है। तो सौर ऊर्जा प्रणाली 1 करोड़ घरों में पहुंचाना ये सरकार का लक्ष्य है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है PM श्रीनगर मुफ्त बिजली योजना का, ठीक है, 1 करोड़ घरों में छतों पर, उनके छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना। ओके। मेट्रो सिस्टम में पानी के नीचे सबसे गहरा स्टेशन कौन सा है? तो सबसे गहरा स्टेशन जो है वो आपका हावड़ा मैदान है, आपका हावड़ा मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। पानी के नीचे सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन है आपका। क्लियर? तो डी आंसर यहाँ पे सही है। पानी के नीचे 32 मीटर नीचे लगभग ये है, ठीक है। आइए यहाँ पे अब बिहार पंचायत का ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, सीरीज स्टार्ट हो गया। और बिहार लेखपाल वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिहार पंचायत। बाकी बिजली विभाग वालों के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा बिहार पंचायत, लेकिन जो भी स्टूडेंट जो बिहार लेखपाल के लिए भी फॉर्म डाले हुए हैं, जितने भी बिजली विभाग वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने लेखपाल का फॉर्म डाला है वही देखेंगे, बाकी जो लोग बिजली विभाग का डाले हैं, लेखपाल का नहीं अप्लाई किए हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर दोनों फॉर्म डाले हैं, मतलब लेखपाल का फॉर्म कोई भी स्टूडेंट डाला है, तो वो बिहार पंचायत की क्लास आगे कंटिन्यू कर सकता है। देखिए ग्राम सभा आपकी क्या होती है? ग्राम सभा आपकी क्या होती है? ग्राम स्तर पर ये बनती हैं, ये विलेज मीटिंग होती है, ठीक है, ग्राम स्तर पर आपकी बनती है। और गांव के जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जिनका गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है,
उन सभी को मिलाकर ये बनता है ग्राम सभा। ठीक है, गांव में जो छोटी मोटी मीटिंग होती है, ठीक है, इन सभी लोगों को मिलाकर होती है। तो ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर सही है। अ विलेज लेवल, अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट बिलोंगिंग टू अ विलेज इंक्लूडेड विद इन अ एरिया ऑफ पंचायत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो कितना परसेंट आरक्षण प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत महिलाओं को? कौन सी योजना है? आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। इस योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 35% का आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में बिहार सरकार द्वारा। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, 35% आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीधा 50% सीट रिजर्व हो जाए, रिजर्व कर दिया गया। कौन सा ऐसा राज्य है? पहला राज्य तो ये आपका बिहार ही है। 50% सीटें पंचायती राज में रिजर्व कर दी गई हैं बिहार सरकार द्वारा, बिहार पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? ज़मीनी स्तर पर, ठीक है, मतलब इंश्योर करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कौन करता है भाई? सबसे तीसरी सरकार हमारी, देखिए, पहली सरकार जो हमारी केंद्र सरकार होती है, दूसरी सरकार राज्य सरकार, और जो कहा जाता है जो हमारी थर्ड गवर्नमेंट होती है वो हमारी पंचायत होती है। ठीक है, तो यही है आपका, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पंचायत आपका क्या है? इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारी डेमोक्रेसी फॉर द ग्रास रूट, ज़मीनी स्तर पे काम करती है। गांव के लोगों के लिए काम होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे होते हैं। ठीक है, और लोगों को स्वशासन का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान लागू किया है? ठीक है, निर्वाचित सदस्यों को हटाने का प्रावधान लागू किया है किस स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए? तो ये मध्य प्रदेश ने लागू किया है। ठीक है, तो यहाँ ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने भी अधिकारी हैं, छोटे मोटे जो ऑफिसर हैं, ठीक है, उनका कार्यकाल होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे 2 राज्य अभी तक हो चुके हैं जिन्होंने इस नियम को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया? तो स्थानीय स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ये ऑप्शन है। आप लोगों ने ये हिस्ट्री का एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं ना, वही चालू किया था। तो लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया था, और उसे लोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। इसने ही स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत की थी, और ये 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम इसने लागू किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इसने जो पास किया था वो 1882 में पास किया था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1882 में पारित किया गया था। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों मतलब EWR क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव पंचायत हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो ये रांची झारखंड में स्टार्ट किया गया था। महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था प्रशिक्षण वगैरह देने के लिए। ठीक है, और जो ग्रामीण विकास मंत्री जो उस समय थी, उस समय जो थे नरेंद्र सिंह तोमर, अभी बदल चुके हैं, अभी लल्लन सिंह हैं। लल्लन सिंह बिहार के हैं। ठीक है, जो मेन इंडिया के कौन है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इंडिया के इस समय ग्रामीण पंचायती राज मंत्री कौन है। वैसे लल्लन सिंह, हाँ लल्लन सिंह ही है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, वो भी पंचायती राज के लल्लन सिंह हैं, कन्फर्म है, यही है। ठीक है, पहले गिरिराज सिंह थे, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी थे और गिरिराज सिंह भी रह चुके हैं। तो ये आपके हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से हुआ था, इसको आप पढ़ लेना, PDF वगैरह मैं दे दूँगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किन 2 राज्यों ने लागू किया था? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने लागू किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, सबसे पहले राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये मैटर नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य तो है, स्वच्छता है, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं हैं, कानून और व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पब्लिक हेल्थ है भाई,
आपकी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर निगम जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इकाई है, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर सकती है, सफाई के लिए आपके मोहल्ले में काम करवा सकती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज करवा सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है। ठीक है, सी इज़ अ नॉट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्थानीय सरकार आमतौर पर कई सेवाएं कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कौन कौन सी है मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सार्वजनिक सेवाएं, जैसे जल आपूर्ति, आपके घर में जो वाटर सप्लाई का पानी आता है इन्हीं लोगों के अंडर में है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, ये हो गया। शिक्षा को लेकर भी ये लोग रहते हैं। स्वास्थ्य सेवा भी ये प्रोवाइड करा सकते हैं। बुनियादी ढांचा, सड़क, पार्क, सार्वजनिक भवनों का रख रखाव, ये सभी आपके किसके मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके ये आते हैं। चलिए, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग 3 स्तर जो पंचायती राज व्यवस्था के कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, ब्लॉक और पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 है आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम, ब्लॉक और जिला, 3 आपके होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत ये क्या होता है? यह पंचायत का सबसे निचला स्तर होता है और ये गांव या छोटे समूह के गांव के लिए स्थापित किया जाता है। ग्राम पंचायत जो होता है ये सड़कें, जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा को ये संभालती है। इसमें सरपंच और पंच शामिल होते हैं आपके, ये ग्राम पंचायत के लिए है। खंड पंचायत, जिसे हम ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं, पंचायत समिति भी कह सकते हैं, ये पंचायत का मध्य स्तर होता है। यह ब्लॉक और उप जिला स्तर पर काम करता है। खंड पंचायत कई गांव पंचायत को हैंडल करते हैं। ठीक है, विकास कार्यों का ये प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं और इसमें अध्यक्ष और सदस्य होते हैं जो ग्राम पंचायतों से चुने जाते हैं। थर्ड आपका है जिला पंचायत, और यह पंचायत सबसे ऊपरी स्तर है, जिले के स्तर पे काम करती है। जिला पंचायत जिला स्तर पर जिले के विकास की योजनाओं को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं और इसमें अध्यक्ष जो होता है वो मेन होता है। तो ये हो गया आपका। ओके, तो ये आज की क्लास में इतना ही, और बाकी ये मिनी मैराथन की क्लास थी आप सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं और जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। समझ में आया है कि नहीं आपको समझ में आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल में कराई हैं, हर एक चीज़ डिटेल में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बिहार लेखपाल का, बिहार बिजली विभाग का, आप लोग जल्दी से जल्दी हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, और इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच की सारी क्लासेज एक्टिव हैं, 100+ क्लास लेक्चर तो अभी हो ही चुके हैं, लेखपाल में भी और बिजली विभाग में होने वाले हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी क्लास लेक्चर का जो पूरा जितना क्लास लेक्चर है वो मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, मैराथन क्लास मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, वीकली मॉक टेस्ट जो अपडेट होता है वो मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोगों की टीम की तरफ से ये 65 मॉक टेस्ट जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 99 का ये मॉक टेस्ट है, सबसे कम फीस में ये आप सभी लोगों को सबसे कम फीस में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो 65 मॉक टेस्ट बिहार लेखपाल के लिए है। ठीक है, बिजली विभाग वालों के लिए जल्दी जारी किया जाएगा और इसमें आपको 6000+ क्वेश्चन का ई-बुक भी आपको दिया जा रहा है जो इस टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, अभी इसमें और मॉक टेस्ट अपडेट होगा, लगभग 80-90 तक लगभग जाएगा। एग्ज़ाम का कोई अपडेट है नहीं तो लगे रहिए। बाकी बैच ज्वाइन करके आप तैयारी वगैरह करते रहिए। देखिए, बैच में आपको बिहार पंचायत का मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई हैं, तो ये सारी चीज़ें PDF, नोट्स, क्लास लेक्चर सब आपको मिल जाएगा।